स्ट्रैटेजी फॉर स्कोरिंग 90% इन यूनिट टेस्ट। गाइस कैसे हो आप लोग? वेलकम टू एडुकेटर्स। गाइस यूनिट टेस्ट सबसे ज़्यादा इजी क्यों होते हैं और इसमें 90% लाना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने आपके टेक्स्ट बुक बनाने वाले टीचर्स से बात की, तभी मुझे पता चला कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स रहते हैं उनको ईजी बनाया जाता है। क्यों ईजी बनाया जाता है? क्योंकि नए जो स्टूडेंट्स आते हैं जो एक लेवल से दूसरे लेवल पे शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे 7 से 8 या 8 से 9, ताकि नए कंसेप्ट सीखने में और उनको याद करने में उनको दिक्कत ना हो, उनका ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाए, इसलिए स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स रहते हैं वो इजी रहते हैं। इसलिए साल में सबसे ज़्यादा इजी होते हैं यूनिट टेस्ट। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ स्ट्रैटेजी फॉर स्कोरिंग 90% इन यूनिट टेस्ट। अगर आप यूनिट टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही बढ़ जाएगा और इसके वजह से आप सेमेस्टर और फाइनल एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। वही कुछ बच्चे जो होते हैं जो यूनिट टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते, बोलते हैं ईजी है जाने दो, लेकिन वही बच्चे फाइनल और सेमेस्टर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने यूनिट टेस्ट को सीरियसली नहीं लिया रहता। इसलिए यूनिट टेस्ट में स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये 5 स्ट्रेटेजी या 5 स्टेप्स अच्छे से फॉलो करोगे, चाहे आपके पास यूनिट टेस्ट का टाइम कम ही क्यों ना हो, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता ही बचा हो, लेकिन मैंने उस हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि जब एग्जाम नजदीक रहेगी तब हमको क्या करना है और कम पढ़ के भी हम ज्यादा मार्क्स स्कोर कैसे कर पाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी फॉर स्कोरिंग 90% इन यूनिट टेस्ट। और ये स्पेशली 8th एंड 9th स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अगर आप 10th वाले, 6th वाले या 7th वाले हो, फिर भी यही चीज को फॉलो कर सकते हो। ये आपको आगे भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल आएगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंटेशन स्किल्स। फर्स्ट स्टेप इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। आपने कोट सुना ही रहेगा कि पहला इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्यों ऐसा है? क्योंकि टीचर आपके पेपर को मैं ये वाइट कलर कर देता हूँ। टीचर जब आपके पेपर को देखता है, भले ही आपने आंसर राइट लिखा हो, लेकिन टीचर को ऐसा खिचड़ी वाला नहीं चाहिए। उनको प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर मार्जिन में, प्रॉपर स्केलिंग के साथ आंसर चाहिए, तो उनको पढ़ने में दिक्कत ना आए। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं सारे आंसर राइट जरूर लिखता था, लेकिन होता ये था मैं लिखता इतना गंदा था कि टीचर को लगता था इसने कुछ भी लिखा है, इसलिए मेरे को सारा कट करके 0 मार्क्स दे देते थे। इसलिए टीचर को इम्प्रेस करना जरूरी है। तो सर इम्प्रेस कैसे करें? तो सबसे पहले आपका पेपर जो है वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। प्रेजेंटेबल मतलब आपने देखा आपका आंसर शीट आया आपके पास, अभी साइड में ना मार्जिन्स बना दो, अगर आपके पास टाइम है तो पेंसिल और स्केल लो और मार्जिन्स खींच लो एक इक्वल नंबर ऑफ की। इससे होगा क्या, टीचर का ध्यान पूरा फोकस रहेगा कि बच्चे ने इतना ही लिखा है, यहाँ पे ही लिखा है। पहला स्टेप हो गया कि आपका पेपर कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। सेकंड इज नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन कैसे रखोगे? दोस्तों मैं गलती ये करता था कि मैं ना हंसना मत आप लोग, लेकिन मैं क्या करता था, वर्ड्स को है ना बहुत ऐसा अंदर अंदर लिखता था। जैसे ये अलग तरीका लिखा है तो इसमें बहुत कम गैप रखता था, और कभी कभी कैसा लिखता था, ऐसा अलग फिर यहाँ पे लिख देता था तरीका, गैप बहुत ज़्यादा रखता था। इसलिए आपको इक्वल नंबर ऑफ स्पेसिंग देनी है हर एक वर्ड के बीच में, इससे आपका आंसर जो है वो रीडेबल लगे। तो ये सेकंड स्टेप आपका हो गया। नाउ थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे, तो मेरा ही एक दोस्त था, वो आंसर सही लिखता था लेकिन क्वेश्चन नंबर लिखने में दिक्कत कर देता था। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, उसको आता था क्वेश्चन नंबर ए का बी, लेकिन वो बी आंसर आता था तो वो पूरा बी लिखता था। तो बी का आंसर लिखता था लेकिन यहाँ पे बी के जगह पे वो ए डाल देता था, क्योंकि वो शुरुआत बी से करता था। इसलिए आप ऐसी गलती मत करना, फिर टीचर आप बी का आंसर ए में लिखोगे तो टीचर मार्क्स नहीं देंगे ना। इसलिए क्वेश्चन नंबर को बरोबर से लिखना। तो सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड भी हो गया। अभी फोर्थ वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट को अलग तरीके से लिखना। अलग तरीके का मतलब क्या होता है कि जैसे मैथ्स है तो उसको प्रॉपर स्टेप वाइज आप लिखो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स को भी क्वेश्चन एंड आंसर की तरह लिखते हैं, पूरा क्वेश्चन लिखते हैं फिर पूरा आंसर लिखते हैं, उसके बाद एंड में क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके कि दिस इज द आंसर। ऐसा नहीं करना होता। मैथ्स में गिवन लिखना रहता है, फाइंड लिखना रहता है और सॉल्यूशन जो भी आपको दिया है वो लिखना रहता है। और अगर सॉल्यूशन जब फाइनल आंसर आपका मैथ्स में आ रहा है तब उसको है ना ऐसा ब्रैकेट, ऐसा मतलब ब्रैकेट तो नहीं बोल सकते बट एक स्क्वायर बॉक्स में रख दो, ताकि टीचर को पता चले कि ये फाइनल आंसर है। और हाँ, फॉर्मूला का यूज कर रहे हो तो फॉर्मूला को भी पेंसिल से अंडरलाइन कर देना, ताकि टीचर को पता चले कि ये फॉर्मूला यूज किया। वरना खिचड़ी हो जाता है ना तो टीचर चेक ही नहीं करते, बिना देखे वो लोग मार्क्स काट देते। टीचर की बात भी सही है, वो भाई पूरा दिन इतना काम करते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ऐसे पेपर देख के। इसलिए आपको अच्छा
लिखते हो फिर भी कम मार्क्स आते रहेंगे। अभी सेकंड देखो, आप साइंस का सब्जेक्ट रहेगा तो साइंस में प्रॉपर पॉइंट वाइज आंसर लिखना रहता है, कुछ भी नहीं लिखना रहता। पैराग्राफ में मत लिखो, साइंस में पॉइंट वाइज लिखो। हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो उसमें आप पैराग्राफ से लिख सकते हो, डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है तो उसको अंडरलाइन कर सकते हो। तो ऐसे करके आप आपके पेपर को प्रेजेंटेबल बना सकते हो। अभी अपन नेक्स्ट पे मूव होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। मतलब आपका कुछ फेवरेट सब्जेक्ट रहेगा जैसे मैथ्स, लेकिन मैथ्स में हर चैप्टर आपके फेवरेट नहीं रहेंगे, उसमें से कुछ चैप्टर रहेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चैप्टर रहेंगे जो आपको अच्छे से नहीं आते। तो वैसे चैप्टर्स को, मतलब हर एक सब्जेक्ट को, जैसे मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर एक चैप्टर के वीक और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स आइडेंटिफाई करके रखो, ताकि आपको पता चले कि किसमें कितना टाइम देना है और किसमें कम टाइम देना है। अभी यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट रहेंगे। एक जिसके पास टाइम बहुत कम है, मतलब उनकी एग्जाम एक हफ्ते से भी कम के टाइम में है, और एक ऐसे रहेंगे जिसके पास टाइम है, मतलब एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम है, लेकिन उनके पास 10 दिन है। वैसे दो टाइप के स्टूडेंट रहेंगे। तो आप कौन से कैटेगरी में आते हो ये टाइम टेबल देख लेना एक बार। तो अभी देखो, जिसके पास कम टाइम है उनको स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स जो आपने लिखे रहेंगे उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ताकि वो स्ट्रॉन्ग को आप एटलीस्ट भूल ना जाओ। वीक पे इतना फोकस मत करना, लेकिन ऐसा नहीं है वीक को छोड़ देना है। स्ट्रॉन्ग पे तो आपने फोकस किया, अभी वीक चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं वीक चैप्टर्स को छोड़ ही देना है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर को उसको पढ़ना ही नहीं है। वीक चैप्टर्स पे भी ध्यान देना है, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों के। तो ये पहला तो फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग चैप्टर, सेकंड लर्न ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम वीक चैप्टर्स, एंड थर्ड तो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबके लिए, कि रिवाइज एंड प्रैक्टिस मोर। रिवाइज 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 यही आपको करना है, क्योंकि एग्जाम में उतना ही मैटर कर रहा है कि आपको याद कितना रह रहा है। आपको आता बहुत कुछ रहेगा, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है तब आपको कितना आता है, इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। इसलिए फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग चैप्टर, लर्न ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम वीक चैप्टर्स, एंड लास्ट इज रिवाइज एंड प्रैक्टिस मोर। ये एक टाइप के स्टूडेंट हो गए। अभी सेकंड टाइप के स्टूडेंट रहेंगे मोर टाइम वाले। मोर टाइम मतलब जिसके पास एक हफ्ते से भी ज़्यादा का टाइम है, उनकी एग्जाम 2 हफ्ते में है। तो वैसे को क्या करना है, ऐसा नहीं है वीक चैप्टर्स छोड़ देना है, उनको ट्राई टू कंप्लीट वीक चैप्टर्स, क्योंकि उनके पास टाइम है। इसलिए ट्राई करो कि आपके जो वीक चैप्टर्स है वो मीडियम लेवल या स्ट्रॉन्ग तक पहुंच पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीक को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश में जो अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स आपने लिखे हुए थे वो सारे वीक बन गए। इसलिए अपने को दोनों को 50-50 लेके चलना है, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग ही रखना है और वीक को मीडियम लेवल तक पहुंचाना है, ताकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके पास जो टाइम बचा हुआ है उसमें आपने दोनों चीज़ किया, स्ट्रॉन्ग को भी स्ट्रॉन्ग बनाया और वीक चैप्टर्स को भी मीडियम तक लेके गए। अभी सेकेंड है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑल चैप्टर्स। देखो भाई, आपके पास अभी टाइम है तो उसको वेस्ट करने की जगह पे शॉर्ट नोट्स बनाओ। और ये सिर्फ यूनिट टेस्ट में काम नहीं आएगा, ये जब आपकी फाइनल एग्जाम या सेमिस्टर की एग्जाम आएगी तभी भी ये चीज़ आपको काम आ सकती है। इसलिए ट्राई करो कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। अभी शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं ये मैं आपको थर्ड स्टेप पे बताऊंगा। तो पहला तो ट्राई टू कंप्लीट वीक चैप्टर्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑल चैप्टर्स, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के। हाँ, एंड लास्ट तो सबके लिए जैसे मैंने बताया कॉमन, रिवाइज 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 और प्रैक्टिस करो। रिवीजन हो जाने के बाद खुद से प्रैक्टिस करो। मम्मी को दे दो कि आप मेरा ओरल ले दो, कोई छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन रहेंगे उनको दे दो, किसी दोस्त के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि मेरे को ये 4 क्वेश्चन पूछ ले, मैं देखता हूँ मेरे को कितना याद रह रहा है। तो आप ऐसा डिफरेंट चीज़ें करके खुद को टेस्ट कर सकते हो, ताकि एग्जाम में आप 90% से कम ना ला पाओ और मम्मी पापा और टीचर्स सबकी आंखें खोल दो कि हमको तो लगता था कि ये 50% भी लाएगा तो भी बहुत है, लेकिन आप डायरेक्ट 90% स्कोर करोगे। तो ये था हम लोग का सेकेंड स्ट्रैटेजी कि स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर्स पे कैसे ध्यान देना है। अभी थर्ड हाईलाइटेड पार्ट को पढ़ो। देखो, अगर आपने स्कूल या ट्यूशन्स में ध्यान दिया रहेगा तो वहाँ पे टीचर ने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई रहेगी। आपका टेक्स्ट बुक है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई रहेगी, या तो टेक्स्ट बुक वाले ने बोल्ड करके दिया है कि ये डेफिनेशन है फोर्स या प्रेशर का, ये इंपॉर्टेंट है। कोई फॉर्मूला है तो वो पूरा लिख के ऐसा ब्लैक कलर का बोल्ड में करके रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वरना कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम आने वाला है, कुछ पढ़ा नहीं है तो पूरा टेक्स्ट बुक खोल के सारी चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं। अरे ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि पूरी टेक्स्ट बुक नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको आगे काम आने वाली है लाइफ में वही चीज़ें पूछी जाएगी। इसलिए ट्राई करो कि जो हाईलाइटेड पार्ट है, जो टीचर ने मार्क करवाया, टीचर ने क्लास में बोला रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको पढ़ने का ट्राई करो और चाहिए तो उसको एक बार लिख भी देना। अभी लिखना कैसे मैं वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, इस पे ज़्यादा फोकस करना। बाकी सब से ऐसा नहीं है, बाकी सब पे फोकस नहीं करना है, लेकिन हाईलाइटेड पार्ट तो याद रहना ही चाहिए, क्योंकि वो कंपलसरी एग्जाम में आने वाला है।
आपके फ्रेंड्स ने भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा रहेगा जो टीचर ने बताया रहेगा कि ये एग्जाम में आने वाला है, तो ट्राई करो उसको ज़्यादा पढ़ो बाकी सब चीज़ों से। तो ये था हमारा थर्ड स्ट्रैटेजी। अभी फोर्थ पे मूव होते हैं, राइट योर ओन शॉर्ट नोट्स। खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट यूज़ करो। अभी खुद के बनाए शॉर्ट नोट लिखने कैसे सर, वो तो किसी ने बताया नहीं, रुको मैं आपको बता दूँ कि कैसे लिखना है। देखो आपने ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि हाईलाइटेड पार्ट को पढ़ो, ऐसे ही आपने क्लास में कुछ क्लास नोट लिखे रहेंगे, टीचर ने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कराई रहेगी। तो देखो एक पेपर लो, अभी आपको मैं मैथ्स और साइंस का एग्जांपल देता हूँ, सिमिलरली आप हिस्ट्री ज्योग्राफी में यूज़ कर सकते हो। एक पेपर लो, उस पर ऐसा लिख दो कि रिवीजन शीट, ऐसा करके रिवीजन शीट करके लिख दो। जो भी आप हर सम में यूज़ करते हो, तो वैसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेंगे जो आप प्रैक्टिस कर रहे रहोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो हर चीज़ में आ रहा है, तो ये चीज़ लिख लेता हूँ, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले हर चीज़ पढ़ने नहीं बैठनी। एक शीट लिया जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट सम लिखे, और ऐसे भी सम लिखे जो टीचर ने बोला ये तो पक्का है, तो आप ऐसा करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। गाइस टॉपर्स है ना यही करते हैं, वो आपको बताते नहीं है, वो है ना कुछ पढ़ते क्यों नहीं है, आपको ऐसा बताते रहेंगे कि मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन एग्जाम जब आती है तब इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर देते हैं, क्योंकि वो लोग ने ऐसी खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए रहते हैं जिसको एग्जाम के थोड़े दिन पहले पढ़ते हैं और उनको सब याद रह जाता है। अभी याद कैसे रखना है वो मैं आपको फिफ्थ स्ट्रैटेजी में बताई, लेकिन अभी अपन फोर्थ पे फोकस करते हैं। तो मैथ्स के लिए आपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट सम्स लिख लिए, ऐसा एक दो पेज में आपने पूरा मैथ्स का रिविजन कर दिया कि अगर आपको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना है तो मैं इतनी चीज़ को पढ़ूंगा ना तो भी मेरा काम हो जाएगा। अभी साइंस में कैसा करना है, साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेंगे, उसको पूरा पूरा लिख दो आपके खुद के वर्ड्स में, ऐसा नहीं दूसरे किसी के वर्ड्स में जैसे टेक्स्ट बुक में दिए, खुद के वर्ड्स में कि फोर्स का प्रेशर ये है तो मैंने खुद को ऐसा आग बंद किया, अच्छा फोर्स ये होता है, ये ऐसा ऐसा लिख दिया, ताकि जब मैं टेक्स्ट बुक बंद करके मेरा खुद के नोट्स पढ़ूँ तब मेरे को पता चले ये मैंने फोर्स का डेफिनेशन ऐसे याद किया था, तो एग्जाम में अगर मैं ऐसे याद करूँगा तो अच्छे से आप लिख पाओगे। फिर आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी में आप डेट्स रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन या ज्योग्राफी वाले बंदों लोग के नाम रहेंगे, उसको आप लिख सकते हो। तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रहती है उसको एक शीट पे लिख दो और खुद के नोट्स बनाने का ट्राई करो, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग लॉन्ग नोट नहीं कि एक चैप्टर के आपने 10 पेज के नोट बना दिया। ट्राई करो कि एक चैप्टर को मिनिमम 3 पेज में आप खत्म कर दो शॉर्ट नोट्स बना बना के। ये था अपना फोर्थ स्ट्रेटेजी। थर्ड क्या था, हाईलाइटेड पार्ट। अभी वही हाईलाइटेड पार्ट को खुद के टर्म्स में लिखना है। अभी फिफ्थ और लास्ट वन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रिविजन रिकॉल मेथड। सर ये क्या है रिवीजन रिकॉल मेथड? मैं सच्ची बता रही हूँ, ये यूपीएससी, जेईई, नीट, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं ना, इसमें सारे जो टॉपर्स निकलते हैं वो यही चीज़ को यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स है, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले समराइज व्हाट यू जस्ट रेड इन योर ओन वर्ड्स। ये अपन ने फोर्थ स्टेप में कर दिया था कि खुद के वर्ड्स में अपने नोट्स लिख दिया। अभी गेट क्रिएटिव, मतलब खुद के तरीके से आग बंद किया, अच्छा ये फॉर्मूला था ऐसा ऐसा, खुद के टर्म्स में आपने लिख दिया, तो ये क्रिएटिव भी हो गया। ड्रॉ इट आउट, यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है आपको, आग बंद करके अपने इमेजिनेशन में ड्रॉ करना है और ट्राई करना है उसको वर्ड्स में लिखना है। तो ये भी अपना हो गया। लास्ट इज आस्क क्वेश्चन। अब ये कैसे करना है ध्यान से सुन लो। देखो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है, खुद के ये बन चुके हैं, एग्जाम के थोड़े दिन बाकी, आपको ऐसा लग रहा है कुछ मेरे को याद है कुछ नहीं है, तो खुद को क्वेश्चंस पूछो। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया उसको बाजू में रख दो और एक नया दूसरा पेज लो और ट्राई करो कि आपने उसमें क्या लिखा था, फोर्स का इक्वेशन क्या था या फिर फोर्स का डेफिनेशन क्या था, ये खुद के टर्म में बिना देखे पढ़ो। और अगर नहीं हो रहा है, बिना देखे नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार पूरा रिवाइज कर दो, 20-30 मिनट लो, पूरा अच्छे से पढ़ो, उसके बाद बुक बंद करके फिर से ट्राई करो। और फिर भी नहीं हो रहा है तो ये चीज़ करते रहो। इससे होगा क्या, आपको जो भी आपका आपने लिखा हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाएंगे और एग्जाम में जब सेम क्वेश्चन आएगा जो आपने दिमाग में मतलब खुद को पूछा हुआ था, वही चीज़ एग्जाम में जब आ जाएगा तो आप अच्छे से लिख पाओगे। तो ये था अपना फिफ्थ रिवीजन रिकॉल मेथड कि खुद के टर्म्स में लिखो, गेट क्रिएटिव, दिमाग में इमेजिनेशन करो कि अच्छा ये ऐसा ऐसा एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, ऐसा करना है, इसको ऐसा डेफिनेशन लिखूंगा। थर्ड इज ड्रॉ इट आउट, जो अभी आपने इमेजिनेशन किया है उसको ड्राइंग के टर्म्स में या वर्ड्स के टर्म में लिखने का ट्राई करो। और फोर्थ इज आस्क क्वेश्चन, कि खुद को क्वेश्चन पूछो बुक बंद करने के बाद कि हाँ इसका फॉर्मूला क्या था, चल बता। ऐसा करके खुद को मतलब खुद को टेस्ट करो, ताकि जब फाइनल एग्जाम आए या तो यूनिट टेस्ट आए तभी टीचर आपको टेस्ट करने वाली है। उसके पहले आपने खुद को इतना टेस्ट कर लिया है, आपको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। तो ये थी अपनी 5 स्ट्रेटेजी। गाइस सच्ची बता रहा हूँ, ये मैंने खुद ने भी यूज़ किया और बहुत हेल्पफुल रही है मेरे को।
और स्टूडेंट्स को भी। तो ये 5 स्ट्रेटेजी आप अच्छे से फॉलो करना और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स चाहिए। मैनिफेस्टेशन एक चीज़ होती है, अगर आपने कोई चीज़ लिखी हुई है पेन या पेपर पे या पे कहीं पर भी, तो ये अभी नहीं तो कभी ना कभी ये चीज़ ट्रू होने वाली है। इसलिए कमेंट सेक्शन में आपको कितने मार्क्स लाने हैं वो लिख देना, और आपके वीक या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और चैप्टर्स कौन से हैं वो भी लिख देना, ताकि मुझे पता चले आपको कौन सी चीज़ें सिखाने में ज़्यादा फोकस करना है। तो थैंक यू गाइज यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ऑल दी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। आई होप आप अच्छा स्कोर करो, और कमेंट सेक्शन में लिखो आपको ये स्ट्रेटेजी काम आई कि नहीं आई। और अगर आपको हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। आपका स्कूल का ग्रुप रहेगा, ट्यूशन का ग्रुप रहेगा, उनको भी बताना। अकेले अकेले पढ़ाई मत करना, क्योंकि अगर साथ में ग्रो होंगे तो अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे और वीडियोस मैं लाने वाला हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।